डीआरडीओ की तरफ से अभी अस्त्र मिसाइल को बेस्ड करके डेवलप किए गए VLSR-SAM का एक सफल परीक्षण किया गया है। भारत फॉग और पैरामाउंट ग्रुप अभी एक साथ मिलकर भारत में कल्याणी M4 आर्मर्ड व्हीकल को बनाने की कोशिश करने वाले, जिसको अपनी सेगमेंट में सबसे बेहतरीन FPV बताया जाता है। भारत और फ्रांस के एयरक्राफ्ट कैरियर भी एक साथ मिलकर इंडियन ओशन रीजन में ऑपरेट करने वाले हैं और अप्रैल में भारत और फ्रांस के बीच एक नेवल एक्सरसाइज को भी कंडक्ट करने का प्लान किया जा रहा है। तेजस में अभी उत्तम ऐसा रडार को इंटीग्रेट करने का प्लान किया गया और अभी ऑर्डर किए गए 123 तेजस में से लगभग 63 तेजस एयरक्राफ्ट में उत्तम ऐसा रडार मौजूद रहने वाला है। रशिया की तरफ से अभी भारत को एक और तलवार क्लास की फ्रिगेट को ऑफर किया जा सकता है या फिर भारत में बनने वाले 2 तलवार क्लास की फ्रिगेट में से एक की हल सेक्शन को रशिया भारत को रेडीमेड कंडीशन में ऑफर कर सकता है। और अंत में इंडियन आर्मी की तरफ से भी फ्यूचरिस्टिक कम्युनिकेशन सिस्टम को डेवलप करने का फैसला किया गया है। ऐसे ही कुछ और खबरों के बारे में हम आज की वीडियो में बात करने वाले हैं। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अंशुमन नाइक और आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है इंडियन डिफेंस न्यूज के डिफेंस टॉक सीरीज में, जहां पर हम रोज नए नए डिफेंस अपडेट्स के बारे में बात करते हैं। तो चलिए देर न करते हुए आज की वीडियो शुरू करते हैं। आज की पहली अपडेट अस्त्र मिसाइल को लेके है। आप सभी को पता होगा कि डीआरडीओ की तरफ से अस्त्र मिसाइल को बेस्ड करके एक सरफेस टू एयर मिसाइल सिस्टम को डेवलप किया जा रहा था, जिसका नाम VLSR-SAM रखा गया था। अब यह रिपोर्ट के मुताबिक डीआरडीओ की तरफ से सफलता के साथ VLSR-SAM की पहली टेस्ट को कंडक्ट किया गया है। इस टेस्ट को बालेश्वर के इंटीग्रेटेड टेस्ट रेंज से कंडक्ट किया गया था और डीआरडीओ के मुताबिक यह हमारे लिए एक सिंगल इंटीग्रेटेड प्लेटफॉर्म होने वाला है, जो कि हमें मल्टीपल एरियल थ्रेट से सुरक्षा दे सकता है। डीआरडीओ के मुताबिक इसको पूरे 360 डिग्री में एंगेज किया जा सकता है और साथ ही इसे लो ऑब्जर्वेबल टारगेट और लो आरसीएस वाले एयरक्राफ्ट के साथ भी एंगेज किया जा सकता है। इसके अभी 2 ट्रायल किए गए थे और अभी आगे चल के इसकी और भी डेवलपमेंटल ट्रायल को कंडक्ट किया जा सकता है। जैसे कि अस्त्र मिसाइल पर बेस्ड है तो इसे पूरी तरीके से डेवलप करने में ज्यादा वक्त नहीं लगने वाला है, क्योंकि अस्त्र मिसाइल को डेवलप करते दौरान सबसे पहले इसको ग्राउंड बेस्ड लॉन्चर से टेस्ट किया गया था। अभी इसकी मेनली 2 वेरिएंट को बनाया जा रहा है, जिसमें से एक एयरफोर्स इस्तेमाल करने वाली और एक नेवी इस्तेमाल करने वाली है। एयरफोर्स वेरिएंट एक ट्रक माउंटेड कैनिस्टर बेस्ड सिस्टम होने वाला है और नेवी वेरिएंट सिर्फ कैनिस्टर बेस्ड सिस्टम होने वाला है, जिसको वॉर्सिस में वर्टिकल लॉन्चर में इंटीग्रेट किया जाएगा। इसकी रेंज की बात करें तो आज किए गए टेस्ट में इसकी रेंज लगभग 40 किलोमीटर तक पाया गया था, जो कि इसके हिसाब से काफी बेहतरीन है और आगे चल के नेवी इसको अपने बैरक 1 सिस्टम और एयरफोर्स अपनी स्पाइडर एयर डिफेंस सिस्टम को रिप्लेस करने के लिए इस्तेमाल करने वाला है। अगला अपडेट आर्मर्ड व्हीकल को लेके है। कल्याणी ग्रुप या भारत फॉग और पैरामाउंट ग्रुप के बीच अब एक MOU को साइन किया गया, जिसके अंदर वो अभी भारत में एक साथ मिलकर M4 आर्मर्ड व्हीकल को मैन्युफैक्चर करने वाले हैं। रिसेंटली अबू धाबी में चल रही IDEX 2021 एग्जीबिशन के दौरान दोनों कंपनियों के बीच इस MOU को साइन किया गया था। कल्याणी M4 व्हीकल की बात करें तो इसे मल्टीपल वर्क को करने के लिए डिजाइन किया गया है और इसे लगभग सभी आर्म फोर्सेस की स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट को ध्यान में रखकर डेवलप किया गया है, जिस वजह से इसको रफ टेरेन में या किसी भी माइन या ID अफेक्टेड एरिया में इजीली ऑपरेट किया जा सकता है। भारत फॉग की तरफ से दी गई रिपोर्ट के मुताबिक ये अपने सेगमेंट में सबसे बेहतरीन बैलिस्टिक प्रोटेक्शन को प्रोवाइड करता है और लगभग 50 kg के आसपास की TNT ID ब्लास्ट को यह गाड़ी आसानी से झेल सकता है, जो कि इसके अंदर मौजूद ट्रूप्स को इस सेगमेंट में सबसे बेहतरीन प्रोटेक्शन प्रोवाइड करने वाला है। आपको याद होगा इन व्हीकल को चाइना के साथ चल रही तनाव के दौरान लद्दाख में भी स्पॉट किया गया था और अभी उम्मीद किया जा रहा है कि आगे चल के इनको इंडियन आर्म फोर्सेस में भी शामिल करने का प्लान किया गया। इनको शामिल करने से पहले से भारत लगभग अलग अलग टेरेन में टेस्ट कर रहा था, जिसमें सभी टेरेन में इस व्हीकल की परफॉर्मेंस काफी अच्छी पाई गई है, जिस वजह से आगे चल के इनको इंडियन आर्मी में बड़ी मात्रा में शामिल करने का उम्मीद किया जा रहा है। अगला अपडेट भारत और फ्रांस को लेके है। हिंदुस्तान टाइम्स की रिपोर्ट के मुताबिक भारत और फ्रांस के नेवीज के बीच अभी इसी साल अप्रैल में एक जॉइंट नेवल एक्सरसाइज को करने का प्लान किया गया है। इस एक्सरसाइज को बोथ अरेबियन सी और इंडियन ओशन में कंडक्ट किया जाएगा और इस एक्सरसाइज का नाम Clément-Keau-21 रखा जाएगा। इसमें भारत और फ्रांस की एयरक्राफ्ट कैरियर स्ट्राइक ग्रुप पार्टिसिपेट करने वाले, जिसमें भारत की तरफ से INS विक्रमादित्य और फ्रांस की तरफ से अपनी 40 गौली एयरक्राफ्ट कैरियर को डिप्लॉय किया जाएगा। इसके बारे में पहले से प्लान किया गया था कि आगे चल के फ्रांस भारत के साथ मिलकर इंडियन ओशन रीजन में जॉइंट पेट्रोलिंग करने वाला है और इसमें अभी वो अपनी एयरक्राफ्ट कैरियर्स को भी भारत के साथ मिलकर डिप्लॉय करने वाले हैं। अभी हालांकि इस एक्सरसाइज को करने के लिए कोई एग्जैक्ट डेट अनाउंस नहीं किया गया, लेकिन इसको लेके बातचीत किया जा रहा है। इसमें फ्रांस की तरफ से अपने राफेल M एयरक्राफ्ट को डिप्लॉय किया जाएगा और बदले में भारत की तरफ से अपनी MiG-29K फाइटर जेट को डिप्लॉय किया जाएगा।
इसी दौरान ही फ्रांस की तरफ से भारत को एडिशनल 7 राफेल को भी डिलीवर किया जाएगा, जो कि कुल मिलाकर राफेल की एक स्क्वाड्रन को कंप्लीट करने वाले हैं और बाकी बचे 18 जेट को हसीमार एयरबेस में तैनात किया जाएगा, जिनको आने वाले 1 साल के अंदर ही फ्रांस हमें डिलीवर करने वाला है। अगला अपडेट तेजस को लेके। अब सबको पता होगा कि अभी तेजस MK1 और तेजस MK1A को मिलाकर टोटल 123 तेजस को इंडियन एयरफोर्स में शामिल करने के लिए ऑर्डर को प्लेस किया जा चुका है, जिसमें से लगभग 40 तेजस MK1A वेरिएंट की और 83 तेजस MK1A स्टैंडर्ड की है। अभी तक किए गए प्लान के मुताबिक इन सभी तेजस में इजरायली रडार इस्तेमाल होने वाली थी, जिसमें से MK1 वेरिएंट में फायर कंट्रोल रडार और MK1A वेरिएंट में AESA रडार मौजूद होने वाला था। पर अभी जब हाल ही में उत्तम AESA रडार की सभी टेस्टिंग कंप्लीट किया जा चुका है और इसको 2022 के एंड तक मास प्रोड्यूस करने का खबर सामने आया था, तो उसके बाद प्लान में कुछ बदलाव करने का फैसला किया गया है। DRDO की तरफ से दी गई रिपोर्ट के मुताबिक हाल ही में किए गए टेस्ट से पता लगा है कि ELTA 2052 रडार के मुकाबले उत्तम AESA रडार बेहतर परफॉर्म कर रही है, जिस वजह से तेजस MK1A की लगभग 21 यूनिट से ELTA की 2052 रडार के बदले उत्तम AESA रडार का इस्तेमाल करने का फैसला किया गया। यानी कि कुल मिलाकर 83 में से 63 तेजस MK1A में उत्तम AESA रडार मौजूद रहने वाली है। अभी तेजस में इंडिजिनस कंटेंट को ज्यादा करने की कोशिश किया जा रहा था, जिस वजह से उत्तम AESA रडार को इसमें इंट्रोड्यूस करने का फैसला किया गया है और अगर इसको सफलता के साथ तेजस में इंटीग्रेट किया जाता है तो उसके बाद हमारा इंडिजिनस सिस्टम लगभग 65% के आसपास होने वाली है। अभी इसे तेजस की LSP-2 और LSP-3 यूनिट में इंटीग्रेट करके टेस्ट भी किया जा रहा है और अभी लगभग तेजस में इसको इंटीग्रेट करने के बाद 30 घंटे तक टेस्ट किया जा चुका है। सबसे पहले इसमें एयर टू एयर फायरिंग मोड को टेस्ट किया जाएगा, जिसके बाद इसकी एयर टू ग्राउंड ट्रायल को कंडक्ट किया जाएगा। अब उत्तम AESA रडार में सिर्फ 2 ही मोड नहीं बल्कि और भी कई सारे मोड है, जैसे कि एयर टू सी मोड, टेरेन अवॉइडेंस मोड और वेदर मोड को भी इस्तेमाल किया जा सकता है। अगला अपडेट एडवांस तलवार क्लास की फ्रिगेट को लेके है। आप सभी को पता होगा कि भारत अभी रशिया से 4 एडवांस तलवार क्लास की फ्रिगेट को खरीदने वाला है, जिसमें से 2 रशिया के यंत्र शिपमेंट में बनाए जा रहे थे और 2 भारत में बनाए जाने वाले हैं। लेकिन अभी रशियन मीडिया टास्क की तरफ से एक रिपोर्ट आया था, जिसमें यह बताया गया है कि रशिया अभी इसी क्लास की एक और शिप को बेचने की कोशिश करने वाला है और अगर इस रशिया बेचना चाहता है तो इसका सबसे पहला कस्टमर भारत होने का उम्मीद किया जा रहा है। ओरिजिनली रशिया की तरफ से ऐसे टोटल 6 वेसल को बनाने का प्लान किया गया था, जिनको रशिया अपनी ब्लैक सी फ्लीट में शामिल करने वाला था। लेकिन इनमें से 3 वेसल को रशियन नेवी को डिलीवर करने के बाद यूक्रेन की तरफ से इनके लिए इंजन को सप्लाई करने से इनकार कर दिया गया था, जिस वजह से बाकी बचे 3 हल सेक्शन ऐसे ही अंदर शिपमेंट में पड़े हुए थे। फिर इसी बीच जब भारत की तरफ से 4 एडवांस तलवार क्लास की फ्रिगेट को खरीदने के लिए रशिया के साथ बातचीत करना शुरू किया गया, तो रशिया इनमें से 2 हल्स को भारत के लिए बनाए जाने वाले फ्रिगेट में इस्तेमाल करने वाला है। लेकिन अभी भी उसके पास एक और हल सेक्शन बचा हुआ है और अंतर शिपयार्ड की तरफ से अभी रशियन डिफेंस मिनिस्ट्री को बाकी बचा हुआ हल सेक्शन को कंप्लीट करने के लिए रिक्वेस्ट किया गया था। अब अगर ये हल सेक्शन ऐसे पड़ा रहता है तो इससे शिपयार्ड को कोई खास फायदा नहीं होने वाला है, पर अभी अगर इसको किसी और को बेचने की कोशिश किया जाता है तो सबसे पहले वो भारत का नाम ले सकते हैं, क्योंकि हम पहले से उसी सीरीज की वेसल को खरीद रहे हैं और हो सकता है भारत यहाँ पर एक और फ्रिगेट को खरीद सकता है या फिर भारत में बनाए जाने वाले 2 वेसल में से एक वेसल को रशिया में बनाए गए हल सेक्शन के साथ एडजस्ट किया जा सकता है। लेकिन जैसे कि कॉन्ट्रैक्ट के मुताबिक बाकी बचे 2 वेसल को भारत में बनाया जाएगा, तो उस हिसाब से अगर रशिया इस हल को भारत को देने का फैसला करता है तो इसको भारत में लाना सबसे मुश्किल का काम होने वाला है। अगला अपडेट इंडियन नेवी की तरफ से है। इंडियन नेवी के ऑफिशियल स्पोक पर्सन की तरफ से किए गए ट्वीट से पता लगा है कि इंडियन नेवी की तरफ से अभी चाइना को काउंटर करने के लिए एक बहुत ही बड़ी नेवल एक्सरसाइज को कंडक्ट किया जा रहा था, जिसका नाम टॉर्पेक्स 21 था। इस एक्सरसाइज में इंडियन नेवी की कई वॉरशिप शामिल थे और जनवरी 2021 में इसको शुरू किया गया था। इसमें नेवी के साथ साथ इंडियन कोस्ट गार्ड, इंडियन आर्मी और इंडियन एयरफोर्स भी पार्टिसिपेट कर रहा था। नेवी की तरफ से दिए गए स्टेटमेंट के मुताबिक इस एक्सरसाइज को एक मल्टी डायमेंशनल सिनेरियो को नजर में रखकर अरेंज किया गया था, जिसमें नेवी की बोथ ऑफेंसिव और डिफेंसिव पावर को टेस्ट किया जा रहा था। नेवी चीफ एडमिरल करमबीर सिंह जी के द्वारा भी 19 फरवरी को इस एक्सरसाइज का जायजा लिया जा रहा था, जिसके बाद उन्होंने ये बताया है कि इस एक्सरसाइज के दौरान नेवी की तरफ से फाइन ट्यून स्ट्रक्चरिंग, मॉडर्न वॉर फाइटिंग स्किल, ऑपरेशन लॉजिस्टिक मैनेजमेंट और कॉम्बैट ट्रेनिंग को किया जा रहा था। ये एक लार्ज स्केल ट्राई सर्विस एक्सरसाइज था, जिसके अंदर और भी कई सारे सब एक्सरसाइज को कंडक्ट किया गया था, जिसमें से अंडमान और निकोबार आइलैंड में एम्फेक्स 21 एक्सरसाइज को कंडक्ट किया गया था, जिसमें एक जॉइंट लार्ज स्केल एम्फीबियस ऑपरेशन को अंडमान और निकोबार आइलैंड में लॉन्च किया गया था।
पहले फेज में सी विगल एक्सरसाइज को भी कंडक्ट किया गया था, जो कि इसी का एक पार्ट था। ये सभी एक्सरसाइज को अभी इंडियन ओशन रीजन में चाइना की प्रेजेंस को चेक करने के लिए किया जा रहा था, क्योंकि चाइना अभी बार बार अपने रिसर्च वेसल को भारत के इकोनॉमिक जोन के अंदर भेजने की कोशिश कर रहा है और वो धीरे धीरे इंडियन ओशन रीजन में अपनी प्रेजेंस को बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। हाल ही में कुछ चाइनीज रिसर्च वेसल को हमारे इकोनॉमिक जोन के अंदर देखा गया था और ये पिछले 6 महीनों में शायद तीसरी बार था जब चाइनीज रिसर्च वेसल को हमारे एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन के अंदर देखा गया था। अगला अपडेट इंडियन आर्मी की तरफ से। जैसे कि आज के दौर में जो भी लड़ाई होती है उसमें टेक्नोलॉजी सबसे ज्यादा मायने रखता है। इसी दौरान आर्मी की तरफ से अभी फ्यूचरिस्टिक वॉरफेयर को ध्यान में रखते हुए इलेक्ट्रॉनिक स्पेक्ट्रम, साइबर वॉरफेयर और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के सेगमेंट में खुद को बेहतर करने का फैसला किया गया है और इसके लिए आर्मी की तरफ से अभी से ही फ्यूचरिस्टिक कम्युनिकेशन सिस्टम को डेवलप करने के लिए ग्राउंड वर्क को शुरू कर दिया गया है, जो कि आगे चल के हमें सीमलेस कनेक्टिविटी को प्रोवाइड करने वाला है। इंडियन आर्मी की तरफ से अब एक LTE बेस्ड कम्युनिकेशन ग्रिड और IoT बेस्ड नेटवर्क को लेकर डिस्कशन किया जा रहा है, जो कि हमारी दोनों बॉर्डर में हमें सिक्योर कम्युनिकेशन को प्रोवाइड करने में मदद करने वाला है। इसके लिए एक दिन पहले ही आर्मी की तरफ से एक RFI को इशू किया गया था, जिसके अंदर इस पूरे सिस्टम को डिजाइन और डेवलप करने के साथ साथ इंडस्ट्रियल सपोर्ट भी प्रोवाइड किया जाएगा। LTE यानी कि लॉन्ग टर्म इवोल्यूशन एक तरीके से वायरलेस ब्रॉडबैंड कम्युनिकेशन सिस्टम है, जो कि मोबाइल डिवाइसेस को कनेक्ट करने के लिए मदद कर सकता है और इसकी डाटा ट्रांसफर स्पीड को अभी बेहतर करने का फैसला किया गया है। अब IoT भी एक तरीके से कम्युनिकेशन और इंटरनेट फैसिलिटी है, जिसको मेनली कॉम्बैट ऑपरेशन और AI सिस्टम के साथ इस्तेमाल किया जाएगा। अब इन सभी सिस्टम को डेवलप करने के लिए जो RFI को इशू किया गया था, उसमें इंडियन कंपनी और फॉरेन कंपनी दोनों पार्टिसिपेट कर सकते हैं और इससे भी स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप मॉडल के अंदर शायद किया जाएगा, जहाँ पर इंडियन कंपनी फॉरेन कंपनी के साथ टाई अप करके इनको इंडियन आर्मी को सप्लाई कर सकते हैं। अगला अपडेट भारत और चाइना को लेके है। आप सभी को पता होगा कि भारत इस बार ब्रिक्स समिट को होस्ट करने वाला है। इससे पहले भारत 2012 में और 2016 में ब्रिक्स समिट को आयोजित कर चुका है। इस पर बात करते हुए अभी चाइना की तरफ से बताया गया है कि इस बात को लेकर वो भारत का समर्थन करते हैं। चाइना की फॉरेन मिनिस्ट्री के स्पोक पर्सन वांग वेबिन ने बताया कि वो भारत को इसमें फुली सपोर्ट करते हैं, साथ ही सभी ब्रिक्स कंट्री के साथ मिलकर इसे और भी ज्यादा मजबूत करने की कोशिश करने वाले हैं। इस दौरान चाइना की तरफ से भारत के साथ अपने बिगड़े हुए रिलेशन को दोबारा बेहतर करने का मौका मिल सकता है और पिछले 1 साल से लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल में तनाव की वजह से भारत और चाइना का रिलेशन काफी खराब हो चुका था और अभी इसको कुछ हद तक ठीक करने में ब्रिक्स समिट मदद कर सकता है। और साथ ही उम्मीद है कि जब भारत और चाइना के लीडर आपस में आमने सामने आएंगे तो एक बार फिर से हमारे रिलेशन को नॉर्मलाइज करने की कोशिश की जाएगी। वैसे इससे कोई खास फायदा होगा इसकी कोई गारंटी नहीं है, क्योंकि पिछले कुछ सालों में हमारे PM नरेंद्र मोदी अपने तरफ से चाइना के साथ अपने रिलेशन को बेहतर करने का भरपूर कोशिश कर चुके थे। यहाँ तक कि चाइना के प्रेसिडेंट के साथ कई इनफॉर्मल मीटिंग को अरेंज किया गया था, लेकिन इसका कोई खास फायदा नहीं हुआ है और आगे चल के भी ऐसा नहीं होगा, इसकी कोई गारंटी नहीं है। तो दोस्तों अभी के लिए इतना ही, मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।